नमस्कार दोस्तों। मित्रों, आज एक विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे, अस्त ग्रह पे। हालांकि इस पे पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन हमें लगता है कि शायद कुछ एक जानकारियां ऐसी हैं जो हम उसमें नहीं बोल पाए। और ये बहुत जरूरी है कि अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसको जिम्मेदारी के साथ बनाएं और उसमें लगभग अपने ज्ञानानुसार हर जो बात है उसको उसमें डाला जाए। तो इसी विषय में आप चाहे इसको सेकंड वीडियो मान लीजिए, चाहे शुरू से पहला ही मान लीजिए, आज हम बात करेंगे अस्त ग्रह को लेकर के अपने वीडियो में। क्योंकि इसको लेकर के इंसान के मन में बहुत ही भ्रांतियां रहती हैं। कोई भी, हमने देखा कई लोग आते हैं और अस्त ग्रह को देख करके पूरी तरह निराश हो जाते हैं। हमसे बात करते हैं कि अस्त ग्रह है, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। शुक्र है तो कहेंगे मैरिड लाइफ गड़बड़ है, बृहस्पति अस्त है तो कहेंगे मेरी शादी नहीं होगी, या इस तरीके की चीजें। बुध है तो उनको लगेगा मेरा व्यापार नहीं चलेगा। मतलब बिल्कुल उन्होंने निगेटिव वे में ही अस्त ग्रह को ले लिया। तो मैंने सोचा उनको बताएं कि ये वीडियो एक शेयर करें और बताएं कि भाई इतना ज्यादा इसमें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक कि कुछ एक कंडीशंस ना लगे तब तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अस्त ग्रह का मतलब क्या होता है। कुंडली में 6 ग्रह हैं जो अस्त होते हैं। 9 ग्रह होते हैं, जिसमें 2 राहु केतु को हटा दीजिए, बाकी 7 ग्रह बचते हैं, जिसमें कि 7 में सूर्य से ही सारे ग्रह अस्त होते हैं। तो सूर्य को भी हटा दीजिए, तो बाकी के 6 ग्रह जब सूर्य के संपर्क में आते हैं तो वो अस्त कहलाते हैं। अस्त में कैसे, संपर्क में कैसे आते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर कुछ डिग्री है, हर ग्रह को एक निर्धारित कर दी गई है कि जब भी सूर्य के उतने डिग्री के अंदर वो आ जाएंगे, और मैक्सिमम सूर्य की तरफ अगर वो इतने डिग्री में एंटर किए और निकलते समय उतने ही डिग्री पे, जब तक वापस नहीं चले, बाहर नहीं निकल जाएंगे, तब तक वो अस्त माने जाएंगे। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, और वो फंडा है, एक लाइन है। वैसे नॉर्मली जो चीजें, मतलब ज्योतिष से बहुत सी चीजें आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको लिख के रख लीजिए, आप उसका एक नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बनाने से क्या होता है, कभी भी आपने बुक खोली और आपने उसको देख लिया और आपने प्रिडिक्ट कर दिया, तो उसमें क्या है, उसमें आपको, देखिए ज्योतिष में बहुत सी चीजें अगर आप उसको दिमाग में रखेंगे तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। तो जो चीजें आपको इजीली लिख करके अगर आप कहीं स्टोर कर सकते हैं और मौके पे देख सकते हैं, तो आप अपने लिए, ज्योतिष के लिए आप उसको लिख के स्टोर करके रख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, एक अंक संख्या है, उसको आप लिख लीजिए। तो वो अंक संख्या संख्या क्रमबद्ध तरीके से आपको याद करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि जैसे हम लोग लाइन से ग्रह बोलते हैं, और जैसे मान लीजिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, लाइन से ग्रह बोलते हैं। इसी क्रम में आप जब ये नंबर से याद कर लेंगे तो वो एक्चुअली डिग्री के नंबर है। कैसे, क्या, 12, 17, 14, 10, 11, 15, ये एक सिंपल सा नंबर है। अब 12, 17, 14, 12, 17, 14 का मतलब ये हो गया कि सूर्य को छोड़ दीजिए, चंद्र, मंगल, बुध। तो चंद्रमा 12 डिग्री, मंगल 17 डिग्री, बुध 14 डिग्री, और 10, 11, 15 का मतलब होता है बृहस्पति, शुक्र और शनि। 10 डिग्री पे बृहस्पति, 11 डिग्री पे शुक्र और 15 डिग्री पे शनि। यहां पर देखेंगे सबसे नियर बाई जाके कौन सा होता है ग्रह, वो 10 डिग्री पे बृहस्पति। ये क्रम से अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं इसको, एक नोट से आप लिख भी लेंगे। कभी भी आप कुंडली से संबंधित काम कर रहे हो तो आप इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, इन हर ग्रह को जो दिया है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा 12 डिग्री पे है, तो 12 डिग्री जब सूर्य के पास वो पहुंचेगा, सूर्य से उसकी दूरी 12 डिग्री के आसपास हो जाएगी। आसपास नहीं, एग्जैक्ट 12 डिग्री से जब वो 11.59 पे चलेगा, तो वैसी स्थिति पे आप ये चीज देखेंगे कि उस समय वो अस्त की पोजीशन में आ जाएगा। और जब तक कि सूर्य को क्रॉस करके वो 12 डिग्री पे नहीं पार चला जाएगा, तब तक वो अस्त माना जाएगा।
हर ग्रह के साथ ये सिस्टम होता है। चलिए, जो लोग प्रश्न पूछते हैं उनको ये तो पता ही होगा कि किस तरीके से ये अस्त होता है। खैर, बताना इसलिए जरूरी है कि जो नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता वो अपना देख सकते हैं और समझ सकते हैं, आगे अपना उनके काम आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में इसको खराब क्यों मानते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज मैं बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल खराब स्थिति ग्रहों की तब तक नहीं होती जब तक कि अस्त ग्रह आपकी कुंडली में अकारक ना हो, मतलब सॉरी, किसी ऐसे भाव को रूल ना कर रहा हो जिससे आपको फर्क पड़ता हो। फर्ज कीजिए कि मान लीजिए आपके किसी लाभ भाव को वो रूल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लाभ भाव को रूल कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अगर वो अस्त होंगे तो उसमें थोड़े से आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। हमें ये समझना है बल्कि ये बिल्कुल खराब नहीं है। ये काम कैसे करते हैं भाई? ओवरऑल है तो ये भी एक युति। हर ग्रह की सूर्य के साथ युति ही तो हुई। क्लोज कंजक्शन में चला जाए तो वो जाहिर सी बात है वो अस्त हो जाता है, लेकिन है तो युति ही। तो ऐसी स्थिति में भला कोई भी ग्रह, जिसको हर एक ग्रह को संज्ञा दी गई है, जैसे सूर्य को राजा की दी गई है, मंगल को सेनापति की दी गई है, चंद्रमा को कहीं रानी की भी दी गई है, और इसी तरीके से मान लीजिए बृहस्पति को गुरु की संज्ञा दी गई है, शनि को न्याय कारक की संज्ञा दी गई है, तो बुध को राजकुमार कहा गया। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि अगर संज्ञा दी गई है और अगर कहीं ना कहीं सब राज दरबार से ही जोड़ के सबको देखा जा रहा है, तो अगर वो राजा के पास जाएंगे तो अस्त कैसे हो सकते हैं? तो मुझे एक हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, दीपांशु गिरी जी नाम है। तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने समझ में भी आई थी, और मुझे लगा कि नहीं, आपके साथ उनकी बात शेयर करनी चाहिए। हालांकि हो सकता है आप में से काफी लोगों ने सुना भी हो, और बिल्कुल वो सटीक लाइन थी उनके लिए। क्या कि मैं उनकी लाइन बता रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, उनकी लाइन से आप लोगों को समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। उन्होंने बोला था कि अगर कोई ग्रह अस्त होता है तो ठीक उसी तरीके से होता है जब किसी को राजा अपने पास बुला ले और कहे कि तुम सारे काम छोड़ के मेरे पास आओ। वो कहते हैं ना, ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी। ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी होगा तो अपना काम सब छोड़ छाड़ के आएगा और राजा के पास बैठेगा। वो राजा जो काम बोलेगा तो वो काम करेगा उतने दिन तक वो। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, उसके जो टेबल के वर्क होते हैं वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सफर करेंगे, छूटेंगे, डिले होंगे। लेकिन इसके पीछे का, अब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, इसके पीछे का एक लॉजिक और भी है कि जब राजा आपको अपने आप बुलाएगा तो आपको उतना एक्स्ट्रा कंफर्ट भी देगा, एक्स्ट्रा पावर भी देगा, ताकि आप यहां से जाने के बाद या वहां रहते हुए उस भाव को, उस अपनी जिम्मेदारी को, जो टेबल आप छोड़ के आए हो या जो आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप वहां से भी पूरा कर सको। क्योंकि करना तो आप ही को ओवरऑल। और राजा तो ऐसा है नहीं कि वो चीजों को जो है वो डिले कर देगा, उसके यहाँ तो सब टाइम से होना चाहिए। उसने बुलाया जरूर है लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा पावर देगा उसके लिए। सेम कुछ इसी कंडीशन पे काम करता है ये वाली युति। अब जैसे फर्ज कीजिए आपको किसी ने भी राजा ने बुलाया तो आप राजा का काम करोगे, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा पावर जो रहेगा वो राजा का सर्टिफाइड रहेगा, आप वहां वो चीज कर सकते हो। तो दैट मीन्स आप एक्स्ट्रा पावरफुल हो गए। तो सबसे पहली चीज, जितना क्लोज कंजक्शन में जाएगा ग्रह सूर्य के, उतना ज्यादा वो एक्स्ट्रा पावर लिए हुए होगा। वो आपको लगेगा कि वो, बेशक वो अपने कारकों के प्रति थोड़ा सा उदासीन मिलेगा इंसान, लेकिन जिस भाव का स्वामी है उस भाव के प्रति वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात समझिए। कैसे? अब फर्ज कीजिए कि चंद्रमा है सूर्य के साथ, पहले चंद्रमा को ही ले लेते हैं। चंद्रमा अगर सूर्य के साथ जाएगा तो क्या होगा? सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है और चंद्रमा अस्त है, देन
इसको आप इस तरीके से जोड़िए कि एक राजा है और चंद्रमा को रानी की भी संज्ञा दी जाती है। रानी राजा का जो, मान लीजिए अगर मिलने जाते हैं या दोनों एक साथ होते हैं, तो ये किस तरीके से खराब हो सकता है। देखिए, मन की बात अलग है कि मन बुझा हो, लेकिन बाकी अदर चीजें, अदर लग्जरी, अदर कंफर्ट है, वो उसको मिलेगा, उसमें कहीं कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। तो ये ठीक सेम इसी तरीके से काम करता है कि अगर सूर्य के साथ चंद्रमा है तो हो सकता है आपको मन थोड़ा उदास रहे, डिप्रेशन हो जाए। डिप्रेशन तो खैर नहीं होगा क्योंकि ये मित्र ग्रह हैं दोनों आपस में, तो डिप्रेशन तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपका मन थोड़ा उदास रहे, चंद्रमा अस्त रहता है, वहां पर उसकी अपनी क्वालिटीज निकल के बाहर नहीं आ पाती, सूर्य की मतलब जो है बंधन में रहना, तो वो तो हो सकता है। लेकिन सूर्य की जिम्मेदारी बन जाती है चंद्रमा के जो कारकत्व हैं उनको कंप्लीट करवाने की। तो यहाँ पर जिस भी जातक की कुंडली में ये इस तरह का अगर कोई कॉम्बिनेशन आता है, उस तरह की कंजक्शन आता है, तो ये मान के चलिए कि वो इंसान अपने आप में हो सकता है बुझा हो, लेकिन आप उसको देखेंगे तो उसकी लग्जरी में, उसकी चंद्रमा से और जुड़ी चीजों में आपको कहीं कोई कमी नजर नहीं आएगी। जिस भाव को चंद्रमा रूल कर रहा होगा, उस भाव से जुड़ी कोई चीजों में कमी नहीं आएगी। आप एक नहीं 100 कुंडली देख लीजिए, हो सकता है मेरी बातों से किसी को कोई हमारी बातों से फेवर में ना रहे कि वो हम सही बोल रहे हैं, लेकिन जब वो एनालाइज करेंगे ना, तो आप यही पाएंगे कि नहीं। आप एक से एक बड़े स्टार्स की कुंडली में देख लीजिए, जितने ग्रह अस्त हैं। अभी मैं अमिताभ बच्चन जी की कुंडली मैंने देखी थी, पता नहीं वो कितनी भी सही है, मैंने देखा नेट पे। कुंभ लग्न की कुंडली थी और अष्टम भाव में सूर्य के साथ बुध, शुक्र और एक कोई ग्रह और था, शायद बृहस्पति था, सभी अस्त थे। शायद गुरु अस्त था। बुध, शुक्र और गुरु तीनों अस्त थे। तो अब आप देखिए कि बुध, अमिताभ बच्चन की वाणी पूरी दुनिया से छिपी नहीं है। उनकी आवाज की स्टेटस क्या है, उनकी आवाज की स्थिति क्या है, 1 लाख आदमी अगर अमिताभ बच्चन की आवाज होगी तो आप अलग से पहचान जाएंगे। वाणी का ये प्रभाव है। शुक्र आप देख लीजिए, उनकी एक्टिंग, भाई शुक्र अभिनय का भी तो कारक होता है, उनकी एक्टिंग देख लीजिए, जबकि अस्त है। गुरु देख लीजिए, हर तरह से आप देखिए तीनों ग्रह अस्त है और अष्टम भाव में। इंपॉर्टेंट चीज कि वो अष्टम भाव में है और तीनों चीजों पे उसकी पकड़ उनकी कितनी अच्छी है। तो आप यहां पर देखिए कि अच्छा, मान लीजिए और भी कोई कुंडली उठाइए आप, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। मैं तो मतलब पर्टिकुलर कुंडली याद एकदम अमिताभ बच्चन की तो मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी, तो मुझे लगा, तो मैंने देखा, मुझे हैरानी हुई, तभी मैंने सोचा लो ये कुंडली, ये वीडियो बनाते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि वास्तव में अच्छे से काम कर रहा है। अस्त ग्रह जो है वो आपको कहीं ना कहीं लाभ देते हैं और एक्स्ट्रा पावर के साथ देते हैं। उनके लिए कोई रूल नहीं लागू होता है। क्यों? क्योंकि वो जो रूल जहां से बनते हैं वहीं बैठकर उन्हीं का काम कर रहा है, उन्हीं से पावर पाया हुआ है। रूल कहां बनते हैं? राजा के घर में, और वो ऑलरेडी ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी ऑफ किंग। राजा के अगर वो ड्यूटी पे है तो जाहिर सी बात है वहां उसको कोई रूल काम नहीं करेगा। अस्त ग्रहों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई रूल काम नहीं करते। हो सकता है आपको बिल्कुल अचानक से सारे लाभ दे दे, हो सकता है अचानक से आपको नुकसान दे दे। वहां कोई रूल काम नहीं करता। जैसे कहते हैं 9, 10, 11, 12 इन भावों में, इन भावों में कोई रूल काम नहीं करता है, या निश्चित है। भाई आप 1 से लेके 8 तक तो रूल काम करता है, पैदा होने से लेके मरने तक। लेकिन इसके बाद आपका भाग्य का कोई नियम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई रूल नहीं है इस पे। आपके भाग्य पे कोई रूल लग सकता है? नहीं लग सकता। 9th हाउस है, 10th हाउस, आपके कर्मों पे क्या रूल लगेगा? प्रॉफिट है 11th हाउस। आप कोई बता सकता है कि मेरे प्रॉफिट में यहां पर आकर के मतलब जो है ऐसा रूल लगा लेंगे कि प्रॉफिट नहीं होगा? नहीं, प्रॉफिट तो अनंत है, कितना भी कर सकते हो आप। 12th हाउस मोक्ष है, उसमें कौन सा रूल लगाएंगे आप? ये अनकंट्रोल्ड है, इनमें किसी का कोई रूल नहीं चलता है। उसी तरीके से जो भी ग्रह अस्त होता है उन पर रूल लागू नहीं होते। सिंपली आप इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए मंगल के साथ है, मंगल अगर मान लीजिए सूर्य के साथ है, तो राजा और सेनापति एक साथ होंगे तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है? बस ये दिक्कत हो सकती है कि उस समय सेनापति को अपनी जो इच्छाएं हैं उनको दबाना पड़ेगा। लेकिन उनकी जो गौरव गाथा है,
जिसके भी कुंडली में योग बनेगा चिरकाल तक कही जाएगी। वो इतने प्रतापी लोग होंगे, उनके उनके देखिए उनके एथिक्स भी होंगे, उनके पास साहस भी होगा, सब कुछ होगा उनके पास। राजा और सेनापति एक साथ में है। सूर्य और बुध को तो हमेशा देखिए ना बुधादित्य कहा जाता है, सूर्य और बुध को। और ऐसी मैंने 50 कुंडली देखी है कि जिसमें सूर्य और बुध के बीच में नियर बाई अगर गैप है 1-2 डिग्री का, तो ऐसे ज्यादातर लोग बिल्कुल मतलब हम कहते हैं कि कोई भी दिमागी रूप से अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपकी कुंडली में या योग हो, सूर्य और बुध एक साथ हो, खासकर नियर बाई कंडीशन में, और अगर कहीं अंदर गोचर में कोई सही स्थिति भी हो या आपकी महादशा अच्छी चल रही है, तो आप ये मान के चलिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सबको निकाल ले जाएंगे। इसको इतना अच्छा माना जाता है। तो ये चीजें, अब जैसे मान लीजिए सूर्य और गुरु की युति, जन्म कुंडली में बनने वाला सबसे बड़ा युति अगर किसी को कहेंगे तो सूर्य और गुरु की कहेंगे। अरे वो आत्मा, वो ज्ञान, अरे दोनों मिल जाएंगे तो आत्मज्ञान, वो जातक कितना आत्मज्ञानी होगा। एक राजा और गुरु दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो व्यक्ति कितना आत्मज्ञानी होगा, ये सोच के देखिए आप। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ये मान के चलना है कि जो भी ग्रह सूर्य के साथ है वो और बिल्कुल नियर बाई पे है, थोड़ा सा दूर हो तो एक बार समझ में आता है कि उसके प्रभाव कम होंगे, लेकिन जैसे ही आप महल में गए उस समय से आपका पावर थोड़े चालू हो जाएगा। जब आप राजा के समीप बैठेंगे, उससे बातचीत करेंगे, ये मतलब इसको कुछ इस तरीके से एज ए स्टोरी लीजिए कि आप उसके साथ बैठेंगे और जब वो देख लेगा आप यहाँ आ गए हो, देन आपको सर्टिफाइड करेगा, आपको एक्स्ट्रा पावर देगा। महल में घुसते थोड़ा दे देगा, आपको बुलाया तो आप महल में घुसते एक्स्ट्रा पावरफुल हो गए, नहीं नहीं। तो ये चीजें अस्त हुए, जितना आप नियर बाई राजा के जाएंगे, जितना सूर्य के नियर बाई ग्रह जाता चला जाएगा, उतने उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, और जितना फिर दूर जाएगा उतनी कम होती चली जाएगी, उतना फिर वो आपको इफेक्टेड देगा, वो इतना इफेक्ट आपको देगा जितना बाहर निकलता जाएगा या जितना पास जाता जाएगा। ये जरूर देखिए आप इसको। अब जैसे मान लीजिए अस्त ग्रह और वक्री है, तो वक्रत्व तो देखना है, सूर्य की तरफ जा रहा है कि सूर्य के पास से क्रॉस कर रहा है वक्रत्व में। अगर वक्रत्व में सूर्य के क्रॉस जा रहा है तो वो वक्रत्व आपके लिए नुकसानदेह होगा किसी भी जातक के लिए, और अगर वो सूर्य की तरफ जा रहा है तो बहुत अच्छा है। वो ये देखना है आपको। तो जैसे शनि है, मान लीजिए शनि है और सूर्य की युति कभी नहीं अच्छी मानी जाती है। हाँ बेशक आपको पिता को लेकर के आपकी पिता से नहीं बननी है, क्योंकि ये तो नेचुरल बोलेंगे ना कि ज्योतिष के बेसिक्स में है ये। अगर ज्योतिष का आप बेसिक्स देखेंगे, बेसिक कोई भी चीज देखेंगे, तो आप पहली दृष्टि यही पाएंगे कि सूर्य और शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती, और सबसे बड़ी चीज ये दिखाती पिता पुत्र में नहीं बनती है। विचारों में भी मतलब जो है मतभेद रहता है, दोनों की वर्किंग स्टाइल में मतभेद रहता है। दोनों मतलब देखिए दोनों अपने आप में राजा हैं। वो हालांकि सूर्य राजा है, और अगर ऐसे देखा जाए तो शनि दास है, शनि सेवादार है, तो शनि सेवा का कारक दास माना जाता है। तो और दूसरे नजरिए से देखा तो शनि न्याय कारक माना जाता है, तो न्याय कारक के नाते वो भी राजा है, उसकी भी गलती नहीं होती है। और सूर्य तो राजा है ही है, उनके पुत्र भी है शनिदेव। तो ऐसी स्थिति में सूर्य शनि की युति नहीं मानी जाती है सही। लेकिन अगर जब इनकी युति होगी तो बेशक पिता और पुत्र की नहीं बनेगी, लेकिन पुत्र के नाम पिता से ज्यादा होगा, क्योंकि वहां उसकी जिम्मेदारी, वहां उसको नाम देने का, वहां उसको सारी उसकी जिम्मेदारी किसने ली? सूर्य ने ले ली। उसके कारकत्व को पूरा करने के लिए सारी जिम्मेदारी सूर्य ने ली। जिस भाव को रूल कर रहे होंगे उस भाव के प्रति जो प्रॉफिट्स हैं या फायदे हैं, वो फल है, वो फल देने की जिम्मेदारी सूर्य की हो जाती है, तो और अच्छे से काम करेगा। हाँ बेशक ये है कि मान लीजिए उदास रहेंगे तो थोड़ा सूर्य, शनि उदासी का कारक है, शनि मतलब कष्टों का कारक भी मानते हैं शनि को, वो सब ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जिस भाव को रूल कर रहे होंगे उस भाव में जो कारकत्व होंगे, उस भाव के जो सिग्निफिकेंस होंगे, उसमें आपको फायदा मिलेगा। सिल्वेस्टर स्टेलोन की कुंडली में यह है, आप देखिएगा शनि और शुक्र दोनों ही उसमें जो है वो कंबस बैठे हुए हैं आप देखिएगा, और शायद मुझे याद है अष्टम भाव में बैठे हुए। हेल्थ को लेकर सिल्वेस्टर स्टेलोन हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं, ये आप देखिएगा। तो
कहने का मतलब ये है कि आप इसको इस तरीके से, इस नजरिए से देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो ये था हमारा छोटा सा एक प्रयास। क्योंकि क्या होता है कि मैं कोई स्क्रिप्टेड तो बोल नहीं रहा हूँ कि लिख के बोलूंगा तो मैं वीडियो खत्म कर दूंगा। तो हो सकता है कि कुछ चीजें भूल गए हो, बातें बताना भूल गए हो। तो अगर ऐसा मुझे लगेगा तो मैं फिर किसी वीडियो में एक बार कवर कर दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने सब सब कुछ आपको बताया है, और अपने ज्ञानानुसार। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। लगे तो आप लाइक शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई जानकारी में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।